नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपडेट्स बाय मुकेश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की 196 पोस्ट आई थी उसके बारे में। दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर या जो एडवर्टाइजमेंट थी वो 16 मार्च को यहाँ पर आपके पास आ गई थी। जो इसकी एडवर्टाइजमेंट की मतलब रिलीज हुई थी वो 16 मार्च 2021 को आ गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस थी वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या कहा गया है कि भाई जो नोटिफिकेशन के अनुसार 10 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने थे वो 10 अप्रैल से स्टार्ट ना होकर अब जून में स्टार्ट होंगे, 3 जून से स्टार्ट होंगे। तो इसी के बारे में ये नोटिफिकेशन है। तो आज हम बात करेंगे कि जो यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर जेई की 196 पोस्ट है उनके अंदर नया अपडेट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, जो कैंडिडेट्स है अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनका पे स्केल क्या होगा, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। तो चलिए मूव करते हैं, जो नोटिफिकेशन आया है चेंज ऑफ डेट का उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन है ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर बता रखी है U38 अपॉन में UPRVUSA 2021। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके जो डेट्स हैं उसके अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका विवरण है उसको बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन आरंभ की जो पहली तिथि थी, पहले जो डेट थी वो क्या थी 10/4/2021 थी, और जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो क्या थी 5/5/2021 थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई जो इसकी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जो डेट थी वो क्या थी 7/5/2021 थी, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब जो नई डेट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की स्टार्ट डेट है वो क्या है आपकी 3 जून 2021 है, और जो आपकी एप्लीकेशन फिल जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस है उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है 2/7/2021, मतलब 2 जुलाई तक वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस, मतलब आपको जो एप्लीकेशन फीस को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है 4 जुलाई है। दोस्तों, इसके अंदर एक काफी चेंज किया गया है। इसके अंदर जैसे बताया भी गया है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य एक्सटीज आरक्षण श्रेणी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के समूह गय के रिक्त अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जाने हेतु विज्ञापन संख्या U38 बटा UPRV USR बटा 2021 दिनांक 16/3/2021 को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जिसकी जो डेट थी उसको अब चेंज कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन के अंदर आप यहाँ पर बहुत सारी बातें देखोगे कि जैसे अगर हम बात करें पद नाम की, मतलब जो पोस्ट का नाम है वो क्या आपके जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक। इसका मतलब क्या है कि जूनियर जो इंजीनियर है उनकी जो ट्रेड्स है जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं जैसे विद्युत की है उसकी कितने, उसका पोस्ट कोड क्या है, उसके अंदर कुल रिक्तियाँ क्या है, अनरिजर्व के लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितनी है, एससी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईएसएम और डीएफएफ के लिए कितनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल की ट्रेड है उसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है आपके पास 69 वैकेंसी। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके लिए कितनी है 69 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करते हैं आपके मैकेनिकल ट्रेड की तो यहाँ पर कितनी है 78 वैकेंसीज हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हो तो इसके अंदर टोटल जो आपकी वैकेंसीज है या टोटल जो पोस्ट है वो कितनी रहेंगी 39 रहेंगी, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं या कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है वो कितनी आपकी 10 है, और इस तरह से जो टोटल पोस्ट है वो कितनी हो जाती है 196 पोस्ट हो जाती हैं। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो आपको मैंने बता दी 3 जून से लेके 2 जुलाई तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और जो एप्लीकेशन फीस है उसको सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी आपकी 4 जुलाई रहेगी। उसके बाद बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर कि भाई वेतनमान कितना रहेगा, मतलब जो पे स्केल है उसकी बात करते हैं। तो जो आपके जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल एंड जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर है उसके जैसे यहाँ पर आपको पोस्ट कोड बता रखे जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे 1 2 3 4, इसके अंदर जो पे मैट्रिक्स होगा वो लेवल 7 का होगा, और जो स्टार्टिंग के अंदर आपको पे स्केल मिलेगा वो कितना होगा आपका 44,900 रुपए का होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो
एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो एक की अगर हम बात करते हैं तो थोरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, कि भी जो कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको हिंदी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। इफ द कैंडिडेट हैज नॉट पास हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी, ही और शी हैज टू क्लियर द एन एग्जाम कंडक्टेड बाय द एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी। तो क्या कहते हैं कि देखो, अगर सीधी सी बात करते हैं तो आपको है ना 10वीं तक आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास ऐसा सब्जेक्ट नहीं था तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके 3 साल के अंदर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा और वो टेस्ट आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप क्लियर कर पाते हो तो आप जो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अंदर मोटी मोटी बात यही रखी गई है कि आपको मतलब 10th तक या तो आपके पास हिंदी होनी चाहिए, मतलब आपको है ना हिंदी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कौन कंडक्ट करेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूपी। इसको पहले किस नाम से जानते थे, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जैसे यहाँ पर बता रखा है, देखिए इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की है तो इसका मतलब क्या है, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। और वो जो आपके पास ट्रेड्स हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे आयु की, एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर बता रखी है कि जो 1/1/2021 है उसको जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो नया साल अब स्टार्ट हुआ था 1/1/2021 को, जो मिनिमम एज है कैंडिडेट्स की अप्लाई करने के लिए वो 18, और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40। मतलब इन दो एज के बीच में क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर 40 से ऊपर है वो भी नहीं कर सकता, और 18 से नीचे तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। साथ में बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो रिजर्वेशन होती है, जो रिजर्व कैटेगरी जो उनके लिए क्या होती है, छूट होती है थोड़ी बहुत, एज के अंदर रिलैक्सेशन होता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है आपके इसमें 4th में, तो अनुसूचित जाति, एससी, एसटी या कोई अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, एनसीएल के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, आपको ये चीज याद रखनी है। अगर आप है ना यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपकी जो कैटेगरी है एससी है, एसटी है या ओबीसी, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर है, तो इसके अंदर जो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 साल का मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मान लेते हैं आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, हिमाचल से या हरियाणा से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो कैटेगरी होगी, मान लो आप एससी से हो, एसटी से हो या कोई ओबीसी एनसीएल से हो, तो आपको वहां पर एक एज ए अनरिजर्व फॉर्म फिल करना है। आपको वहां पर जो ये कैटेगरी का है वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो एज की रिलैक्सेशन है वो कितनी रहेगी, आपकी 5 वर्ष की रहेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, कि वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में से की गई सेवा अवधि कम करते हुए परिणाम राजन्य आयु उस पद सेवा से निम्न जिसके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक है, विहित अधिकतम आयु में से 3 वर्ष से अधिक न हो। क्या कहता है कि भाई इसके अंदर अप्रोक्सीमेट है ना, जितनी उसने सर्विस कर रखी है ना, उसके बाद उसके 3 साल काट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ इसके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए अगर वो सैनिक है तो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहता है जो अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस किए हो को अधिकतम आयु सीमा में छूट अप्रेंटिसशिप अवधि या 1 वर्ष जो भी कम हो अमूल्यम होगी। तो क्या कहता है कि 1 साल के इसके अंदर इसको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ऐसे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल तक की छूट मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो आरक्षण वगैरह की है इसको आप पढ़ सकते हो आसानी से। यहाँ पर मतलब दे रखा है कि भाई फीस वगैरह में क्या होगा। तो आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन फीस है उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपके अनरिजर्व या अन्य पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के, मतलब क्या है, अनरिजर्व यू आर जनरल कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई या अन्य पिछड़ा कोई वर्ग है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रहेगी, 1000 रुपए रहेगी। अगर एससी या एसटी कैटेगरी है, लेकिन कहाँ पर होने चाहिए, वो आपके यूपी के होने चाहिए। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं, दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको 1000 रुपए का ही वहां पर आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, उससे कम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर लेकिन अगर आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी एससी या एसटी में से है तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 700 रुपये होगी। और जो आपके
दिव्यांगजन श्रेणी से बिलोंग करते हैं, यूपी के ही मूल निवासी होने चाहिए, उनकी जो एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन फीस होगी वो क्या होगी, 10 रुपये होगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस है वो कैसे कटेगी, आपकी ऑनलाइन कटेगी। ऑनलाइन मतलब 24 घंटे के बाद आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन जो आप फीस पे करते हो तो उस टाइम पर वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताता है कि 24 घंटे के बाद वो क्या होगा, आपका एक्टिवेट होगा, उसके बाद आप उसके अंदर आसानी से करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो एप्लीकेशन का मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो आपका पॉइंट 11 है इसमें बता रखा है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक पद हेतु प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित परीक्षा करवाई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि आपका क्या होगा, एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको अपियर होना है, जिसमें सभी पर्सन वास्तुनिक प्रकार के होंगे, जिसमें क्या होगा भाई, सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उस वो क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन उसके साथ 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको एक सही जो आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना है। परीक्षा सीबीटी की अवधि 3 घंटे होगी, जो आपका एग्जाम चलेगा वो 3 घंटे का होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अनुसूचित जनजाति व जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर इसके अंदर जो रिजर्वेशन है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर छूट मिलेगी कि भाई जो आपके एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो कितने रहेंगे, उनके लिए 28 रहेंगे, मतलब 28। और जो दूसरी कैटेगरीज है, मान लो जनरल है या कोई अनरिजर्व्ड है, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी, मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने उनको मार्क्स लेने पड़ेंगे, वो कितने हो गए आपके 33% हो गए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपके शॉर्ट लिस्टेड मतलब जो आपका सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है, शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों में अंतिम क्रमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को भी अभिलेख परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उपरोक्त पद हेतु निर्धारित कंप्यूटर बेस टेस्ट परीक्षा के प्राप्त अंकों के में श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। सीबीटी परीक्षा के अन्य विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है, मतलब कि इसके अंदर जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग ईएनएम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेड शैल बी मेड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देयर शैल बी 2 पार्ट्स इन द क्वेश्चन पेपर एज फॉलो। जो आपका सीबीटी होगा उसके अंदर क्या होगा भाई, आपके 2 मतलब पेपर होंगे, उसके अंदर 2 मतलब पार्ट्स बने होंगे। पार्ट ए के अंदर क्या कहता है, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द डिप्लोमा फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट ब्रांच एज पर पोस्ट एडवर्टाइज। क्या कहता है कि भाई जो आपका पार्ट 1 होगा ना उसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, वो आपकी ट्रेड से बिलोंग करते होंगे। जैसे अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल है तो आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से बिलोंग करते होंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की है तो इससे, और आपके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो इससे बिलोंग करते होंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका सीबीटी होगा वो 2 पार्ट के अंदर होगा और उसके अंदर पार्ट ए के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इसका जो सिलेबस होगा आपके डिप्लोमा या जो आपने बीटेक कर रखी है उसके सब्जेक्ट से ही होगा, जैसे आपकी जो ट्रेड है। ठीक है। पार्ट 2 की बात करते हैं, इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर क्या होगा, आपकी जनरल हिंदी होगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, साथ में रीजनिंग होगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन सीबीटी एग्जाम फॉर द पोस्ट ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। हर एक जो क्वेश्चन होगा ना आपका, जैसे यहाँ पर 150 क्वेश्चन तो ये 150 नंबर के और ये 50 है तो 50 नंबर के, हर एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 1 मार्क्स है। For every wrong answer attempted by the candidate, negative marking of 1/4 that is 0.25 will be deducted in addition। अगर इसमें क्या होगी भाई, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप कोई भी ऑप्शन मान लो गलत कर देते हो तो उसके नाम का आपके सही में से 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, मतलब 1/4 क्या है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि तुक्के लगाओगे तो आपके जो सही आंसर है उनमें से भी क्या हो जाएंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट क्या कहता है, इन केस सीबीटी एग्जाम फॉर द सेम पोस्ट डिसिप्लिन इज कैरिड आउट इन मल्टीपल शिफ्ट्स द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्कोर शैल बी कैरिड आउट फॉर एवरी शिफ्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु विल टेकन द एग्जाम फॉर द सेम पोस्ट डिसिप्लिन एज पर द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला गिवन इन एनेक्चर 1। क्या कहता है कि भैया ना, जैसे यहाँ पर आपको बताया कि सीबीटी एग्जाम होता है, आप देखो आपको पता है कि कोरोना की जो पैंडेमिक है वो चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आपके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनका सीबीटी हो सकता है, जिसकी वजह से एक शिफ्ट से ना होके ये मल्टीपल शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कंडक्ट किया जाता है तो आपकी जो मतलब आपका जो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी यहाँ पर रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसमें बताया गया कि परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों का प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम होगा, जो पद के अनुरूप निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के प्रतिबंधित होगा। मतलब क्या है कि अगर आप
जो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे रखी है इस पोस्ट के लिए या वैकेंसी के लिए, अगर आप उनको कंप्लीट करते हो तभी आपका जो एडमिशन है उसको कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो वो प्रोविजनल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, जो सेकंड पॉइंट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अर्ह अभ्यर्थियों को अभी लेखी परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित होना अनिवार्य है। मतलब जिसका जो सीबीटी है वो क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसको इसके अंदर आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो परीक्षा का स्थान है वो लिखित परीक्षा आगरा अलीगढ़, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मतलब जो सेंटर है उनके अंदर आप ये जो सीबीटी है वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि आगरा में, अलीगढ़ में, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, इसके अंदर आपके क्या होंगे, यहाँ पर आपके सारे जो सीबीटी है वो हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी अप्लाई करने की अगर हम बात करते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही आपको अपने जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उनको यहाँ पर इनपुट देनी है, आपका अपना एड्रेस, आपकी जो आइडेंटिटी है। साथ में एक चीज और याद रखनी है आपको कि भाई जब भी आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हो, अगर आप सेल्फ से कर रहे हो तो जो आप पिक्स का या साइन या थंब जो इम्प्रेशन देते हो उनकी जो साइज होता है उसको बहुत मतलब ध्यान से और अच्छे से फिल करें। अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है तो आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, और वो भी कब, जब आप जैसे सीबीटी में जाते हो तो आपके जब डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं तब आपकी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट 1 में कि आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसके ऊपर आपका पासवर्ड वगैरह इनके ऊपर ही आते रहेंगे, और आगे ये जो अपडेट होंगे किसी भी तरह के वो इसके अंदर आते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, आपके पास इतना टाइम अच्छे से है कि आप इस एग्जाम की या कोई भी जो आपका अदर एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने जो लाइफ है, अपना जो करियर है उसको ब्राइट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।